हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल आइडियल एकेडमी। फ्रेंड्स, ये आज का मेरा सेकंड लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले मैंने अपना फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग मेरा फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, ये कॉमर्स की मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें से मैं यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीकॉम, एमबीए, नेट, एलटी ग्रेड, ऑल स्टेट कॉमर्स, टीजीटी, बीजीटी जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए कंप्लीट सीक्वेंस सीरीज है, जिसे मैंने बहुत ही डिटेल से पढ़ाने का प्रयास किया है विथ प्रॉपर नोट्स। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए तथा इस सीरीज़ के साथ आप भी जुड़िए तथा अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए। तो और अगर कोई पढ़ाई मैंने जो लेक्चर लिया है आज का मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी, अगर इसमें आप लोगों को कोई डाउट है ना या कोई फीडबैक देना हो तो प्लीज़ कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो चलिए आज हम लोग अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज जो हम लोगों का सेकंड लेक्चर है वो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यानी लेखांकन की अवधारणा। लेखांकन की अवधारणा ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग अकाउंटिंग में मतलब कॉमर्स में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। उसी तरह अगर हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो उसके भी जो कॉमर्स में हम लोग अकाउंटिंग का काम सीखते हैं या करते हैं, अकाउंटेंट जो होता है अकाउंटिंग का काम जो करता है उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है, या कोई बिजनेस है या कोई फर्म कोई व्यक्ति चला रहा है तो वो अपने कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर के चलता है, कुछ अवधारणाएं मानता है। ठीक है, तो उन्हीं को बिजनेस में कोई लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, तो उन्हीं सब चीज़ों को देख कर हम कुछ कॉमर्स में अकाउंटिंग में कुछ उसके कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं। तो चलिए हम लोग इसमें टोटल 14 जो है कॉन्सेप्ट हैं, मैं आप लोगों को एक एक करके 14 कॉन्सेप्ट डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए फ्रेंड, जो इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है मतलब जो अवधारणा पहली है ये है पृथक अस्तित्व की अवधारणा यानी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये जो पृथक अस्तित्व की अवधारणा है ये कहती है, देखिए फ्रेंड्स लिखा भी है, यह वह अवधारणा मतलब यह अवधारणा कहती है व्यापार अलग है, व्यापारी अलग है। मतलब ये है इसका कि जो हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं कोई भी, तो उसमें दो व्यक्ति होते हैं, एक बिजनेसमैन मतलब बिजनेस करने वाला और दूसरा जो कंपनी बनाई है मतलब जहाँ पे व्यापार किया जा रहा है। ठीक, या फर्म कह लीजिए या बिजनेस, मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग हैं। पूंजी को दायित्व माना जाता है, मतलब जो भी व्यक्ति अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पूंजी या कैपिटल इन्वेस्ट करता है उस बिजनेस पर, तो ये क्या होती है, बिजनेसमैन के लिए लायबिलिटी है, मतलब दायित्व है। उस दायित्व को बिजनेसमैन कंपनी को जो है पे करके चुकाता है। ठीक है फ्रेंड्स, व्यापारी अपने व्यक्तिगत लेन देन पर्सनल ट्रांजैक्शन को व्यापार की बुक पुस्तकों में नहीं दिखा सकता है। इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति मतलब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से जो पर्सनल ट्रांजैक्शन करता है, मतलब पर्सनली व्यक्तिगत खर्चे जो निकालता है, उसे हम लोग बिजनेस की बुक मतलब व्यापार की बुक में नहीं लिखते हैं। ये कौन से जो है कॉन्सेप्ट कहता है, ये पृथक अस्तित्व की जो अवधारणा होती है। ठीक है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, उसके बेस पर ये अवधारणा मानी जाती है। ठीक, व्यापारी के निजी खर्चों को व्यापार का खर्चा माना जाता है, मतलब अगर कोई व्यापारी बिजनेसमैन है वो बिजनेस से पैसे निकाल रहा है तो इसका मतलब है वो बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है, एक्सपेंसेस है। ठीक है, उस निजी खर्चों को आहरण मतलब कॉमर्स की या अकाउंटिंग की भाषा में हम लोग उसे क्या कहते हैं, आहरण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स इसमें लिखा भी है, ड्राइंग आहरण पर ब्याज व्यापारी फर्म या कंपनी को देता है, मतलब जो वो अपना पर्सनल जो है पैसे निकालता है पर्सनल खर्चों के लिए, वो ड्राइंग मतलब इंटरेस्ट के साथ जो बिजनेसमैन होता है वो फर्म को पैसे पे करता है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये पहला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग अपने सेकंड कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अकाउंटिंग का जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है मुद्रा मापन की अवधारणा यानी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, चलिए अब हम लोग डिटेल से देखते हैं। मुद्रा मापी अवधारणा कहती है
जो भी लेन देन यानी जो भी ट्रांजैक्शन मुद्रा के रूप में मापे जा सकते हैं, केवल उन्हीं का लेखा हम पुस्तकों में कर सकते हैं। मतलब होता है इसका कि जो भी लेन देन हम लोग के डे या ईयरली के ट्रांजैक्शन होते हैं, मंथली के, उनको हम तभी मेज़रमेंट करेंगे जब वो मॉनेटरी टर्म में हो, मतलब मुद्रा के रूप में हो, पैसे के रूप में हो। ठीक है, केवल हम उन्हीं का लेखा करेंगे। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम्पल भी हम आप लोग देख लीजिए। देखिए, आय की प्राप्ति, जैसे कोई हमने कुछ परचेज़ किया तो उससे हमें इनकम मिलती है, तो हम अगर वो हमें कैश में मिल रही है तभी हम उसे अपनी बुक में डिनोट करेंगे। ठीक है, व्ययों का भुगतान, जैसे हमने कोई चीज़ सॉरी फ्रेंड्स, जिसमें आय की प्राप्ति, जैसे हम लोग कुछ कुछ सेल करते हैं तो उसमें जो हम लोगों को पैसे मिलते हैं, मतलब कुछ सेल किया हम लोगों ने, हम लोगों को पैसे मिले, तो उससे जो हम लोगों को इनकम हो रही है उसे हम बुक में दिखाएंगे। और व्ययों का भुगतान, मतलब जैसे हम लोगों ने कुछ परचेज़ किया है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करेंगे, पे करेंगे पैसे। ठीक, तो जो हम लोग का खर्चा हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, उनका जो कैश में होता है, सिर्फ उन्हीं को हम लोग डिनोट करेंगे। और हम लोग क्या क्या नहीं डिनोट करेंगे, देखिए फ्रेंड, जैसे कंपनी में विश्वसनीयता, मतलब ईमानदारी, मेहनत, ठीक है, इनका लेखा हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वालिटी बेस्ड है, क्वांटिटी बेस्ड नहीं है। सिर्फ जो क्वांटिटी टर्म होते हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं का लेखा हम लोग करते हैं। ये कौन सी अवधारणा कहती है, ये मुद्रा मापन की अवधारणा ये कॉन्सेप्ट देती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सेकंड कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट पे। हम लोग का थर्ड कॉन्सेप्ट है निरंतरता, जिसको सतत या चालू व्यापार की अवधारणा भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है, यह अवधारणा कहती है जो भी हम व्यापार कर रहे हैं वह दीर्घकालीन है, मतलब व्यापार लंबी अवधि तक चलेगा। जैसे हम लोग कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये जो भी लोग ये कॉन्सेप्ट मानते हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो ये इसका मतलब ये होता है कि जो हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं वो बिज़नेस कभी भी बंद नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब फिक्स्ड असेट्स का क्रय इसी कॉन्सेप्ट, मतलब जो हम लोग फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं ना, वो इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से खरीदते हैं। किस कॉन्सेप्ट, निरंतरता, सतत या चालू व्यापार के उदाहरण, जिसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, दीर्घकालीन ऋण अंश ऋण पत्रों का क्रय हम इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर करते हैं। संपत्तियों का शेष अगले वित्तीय वर्ष में ट्रांसफ़र इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से करते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग फ्रेंड ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दीर्घकालीन ऋण अंश पत्रों का क्रय हम इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, संपत्तियों मतलब जो हम लोग लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, ठीक, शेयर्स लेते हैं या डिबेंचर्स लेते हैं, उन सब का जो हम लोग परचेज़ करते हैं, मतलब क्रय करते हैं, उनको इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर जो लोग करते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर करते हैं। संपत्तियों का शेष अगले वर्ष में, मतलब जो हमारी असेट्स हैं उसका जो शेष बचता है वो नेक्स्ट ईयर में जब हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर करते हैं। चिट्ठे का निर्माण, मतलब शेषों का हस्तांतरण, जो बैलेंस शीट होती है उसका जो हम लोग निर्माण करते हैं, जो उसमें जो शेष बच जाता है उसका जो ट्रांसफ़र करते हैं हम इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से करते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त। अच्छा, इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अपवाद इसका क्या है, संयुक्त साहस खाता जॉइंट वेंचर अकाउंट में यह कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करते। मतलब जब हम लोग संयुक्त साहस खाता बनाते हैं, ये अभी जब मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊँगी लाइफ इंश्योरेंस बीमा के बारे में, तब मैं आप लोगों को ये अकाउंट बताऊंगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट, उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करते हैं फ्रेंड, तो ये इसका अपवाद है, अजप्शन है। अच्छा, इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं द्विपक्षीय अवधारणा, जिसको डुअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो ये अवधारणा क्या कहती है, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। द्विपक्षीय अवधारणा कहती है प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, कौन से, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं ये डेबिट क्रेडिट क्या है। स्टूडेंट, जो डेबिट शब्द होता है ना वो लैटिन भाषा के डिबेट शब्द से बना है, इसका मतलब होता है स्वामी का ऋणी, और जो क्रेडिट होता है वो क्रेडाइट से बनता है, इसका मतलब होता है टू बिलीव, यानी स्वामी में यकीन। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका पहली बार डेबिट और क्रेडिट का यूज़ हुआ था वो
इटली में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रांस में आई थिंक या इटली में, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। तो इटली इटली में जो डेबिट होता है उसको डेबिटो, और जो क्रेडिट वर्ड है उसे क्रेडिटो कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। लागत अवधारणा मतलब कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये अवधारणा क्या कहती है? व्यापार में फिक्स्ड एसेट्स का लेखा उनके लागत मूल्य कॉस्ट वैल्यू पर करना चाहिए। जो हम लोग बिजनेस करते हैं उस पे हम लोग की जो फिक्स्ड एसेट्स होती है उसका जब हम लोग लेखा करते हैं तो किस पे दिखाते हैं? कॉस्ट वैल्यू पे करना चाहिए। लागत कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है। मतलब इसका जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है इसको दूसरे नाम में क्या जानते हैं? हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ है। जैसे लागत मूल्य होता है हम लोग का, तो इक्वल टू ये फार्मूला होता है क्रय मूल्य प्लस भाड़ा प्लस स्थापना व्यय। देखिए इसे एग्जाम्पल पे मान लीजिए, मशीन हम लोगों ने खरीदी 1000 रुपये की, उसका भाड़ा हम लोगों ने कितना दिया? फ्रेट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 500 रुपये दे दिया। और जो इसकी स्थापना व्यय मतलब उसको फिक्स्ड करने पे, जहाँ पे हम लोग उस मशीन को बिठाएंगे स्थापना करेंगे, उसका खर्चा कितना हो गया? 100 रुपये हो गया। ठीक, तो इसमें जो कॉस्ट वैल्यू हम लोगों की आएगी वो टोटल 1600 आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका फॉर्मूला है कॉस्ट वैल्यू का, आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। स्थायी संपत्तियों पर मूल्य हास लागत पर दिखाना चाहिए। जो हम लोग की फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उस पर जो हम लोग लागत मूल्य मतलब कॉस्ट वैल्यू हम लोग जो दिखाएंगे, किस पे दिखाएंगे? डिप्रिसिएशन वैल्यू पे दिखाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रेंड्स। अब हम लोग अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मिलान की अवधारणा, जिसे मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। मतलब लाभ हानि की गणना पर आधारित। ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस पर बेस्ड है? लाभ हानि गणना पर मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड है ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? करंट, देखिए कॉन्सेप्ट कहता है करंट ईयर चालू वर्ष की आय इनकम में से चालू वर्ष के खर्चों मतलब करंट ईयर एक्सपेंसेस को घटा कर दिखाना चाहिए। जो हम लोगों का जो मिलान कॉन्सेप्ट होता है ना, ये मिलान की अवधारणा ये कहती है कि जो करंट ईयर के चालू वर्ष की आय है, मतलब जो करंट ईयर में करंट ईयर की, ठीक है, करंट ईयर मतलब चालू वर्ष की जो इनकम है उसे हम लोग किससे जो है घटा करके, यानी खर्चों को घटा करके किससे दिखाते हैं? चालू वर्ष की खर्चों को मतलब करंट ईयर एक्सपेंसेस को घटा कर दिखाते हैं। ये जो हम लोग का कॉन्सेप्ट होता है ना, ये समायोजन पर आधारित होता है, मतलब एडजस्टमेंट पर बेस्ड होता है ये। अब हम लोग अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, उपार्जन अवधारणा, जिसको इंग्लिश में अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? चलिए देख लेते हैं इसे भी। फ्रेंड, इससे पहले जो हम लोगों ने मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, ये जो हम लोग का एक्रूवल कॉन्सेप्ट है, ये और मैचिंग कॉन्सेप्ट इन दोनों को एक ही माना जाता है, क्योंकि इनके जो रूल्स होते हैं, इनके जो नियम होते हैं वो सेम होते हैं ये। अच्छा, अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? क्लोजिंग स्टॉक को परचेज से घटा कर दिखाना चाहिए। और मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है करंट ईयर की इनकम को करंट ईयर के खर्चों यानी एक्सपेंसेस से घटा के दिखाना चाहिए। और अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? क्लोजिंग स्टॉक को परचेज से घटा कर दिखाना चाहिए। जो हम लोग का अंतिम रहतिया होता है उसको हम लोग किससे दिखाएंगे? परचेज, जो भी चीज़ हम लोगों ने परचेज की है उससे घटा करके दिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है उसका मतलब होता है कि कोई भी क्रय विक्रय मतलब परचेज या सेल करते हैं हम लोग कोई भी चीज़, चाहे वो हम लोग कैश में ख़रीदें या कैश में बेचें, या फिर उधार ख़रीदें उधार में बेचें, इन दोनों को ही हम लोग अपनी बुक में जो है शामिल करते हैं। मतलब इन दोनों का ही हम लोग अपनी बुक में लेखा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है। उपार्जन की अवधारणा ये कॉन्सेप्ट कहती है कि कोई भी लेन देन हो, कोई भी परचेज या सेल हुई चीज़ों को सेल किया जाए, परचेज किया जाए, अगर वो चाहे उधार में किया जाए चाहे कैश में किया जाए यानी नकद किया जाए, उन दोनों को ही हम अपने उस दोनों का ही लेखा हम अपनी बुक में करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं अभी तक वो एकदम क्लियर हो गए होंगे, और आप लोगों का अब जो है स्माइली फेस बन रहा होगा। तो अगर आप लोगों को कोई इस कॉन्सेप्ट में या जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं उसमें अगर कोई डाउट हो ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं।
फ्रेंड्स, आई थिंक आज का लेक्चर बहुत ही बड़ा हो गया है, तो अब हम लोगों अपने इस लेक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट मैं आप लोगों को अपलोड कर दूँगी। तो अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके मैक्सिमम बच्चों को शेयर कीजिएगा। और जो ये आप लोग जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो जो ये बेल का ऑप्शन होता है ना, उसे भी आप लोग प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे जो नोटिफिकेशन है प्रॉपर आप लोगों तक पहुंच जाए जब भी मैं अपने वीडियोस अपलोड करूं। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट में। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।